जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के 16वें भाग यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। देखिए, भारत में कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, कुछ विशेष सुविधाएं, कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसको भाग 16 में रखा गया। भारतीय संविधान के भाग 16 में उन व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है, जिसको क्या कहेंगे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध या कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। आप भारतीय संविधान का भाग 16 पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। तो हम अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक सारे अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, चूँकि यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कुछ वर्गों की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ वर्ग का मुख्य रूप से मतलब है एससी, एसटी और आंग्ल भारतीयों से, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए मुख्य रूप से प्राविधान इस भाग में किया गया है, जिसके अंतर्गत देखेंगे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का। इसमें बताया गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्राविधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। और इसी अनुच्छेद 330 से कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि एससी और एसटी के लिए सीटों का प्राविधान लोकसभा में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है एससी और एसटी के लिए। आप भारत का मूल संविधान पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे लोकसभा में 552 सीटों की बात की गई है। लोकसभा में 552 सीटें होंगी, ये मूल संविधान में कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती हैं, 552 सीटें ही अधिकतम हो सकती हैं, चूँकि भारत के मूल संविधान में यही प्राविधान किया गया था कि लोकसभा में 552 सीटें होंगी, तो अधिकतम इतनी ही हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे लोकसभा में 545 सीटें ही हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट आंग्ल भारतीयों के लिए है और 543 सीट जो है ये निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएंगी, यानी जो 543 सीट होंगी इस पे जो सदस्य आएंगे वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। और ये जो 543 सीटें हैं जो निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएंगी, इसी 543 में से 85 सीटें ऐसी होंगी जो एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होंगी, आरक्षित होंगी, और 48 सीटें ऐसी होंगी जो एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो क्या बताएंगे, 85 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 48 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित हैं लोकसभा में। ठीक, और अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 331। इस अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 331। और ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है। तो किसको है, राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को। यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो 545 सीटें वर्तमान में हैं, इसमें 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसी 2 आंग्ल भारतीय सदस्य का प्राविधान अगले अनुच्छेद 331 में किया गया है कि राष्ट्रपति इन 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए सीटें हैं, ये राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। यानी ये जो 2 आंग्ल भारतीय हैं ये निर्वाचित होकर लोकसभा में नहीं, बल्कि इनको राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है। 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन जरूरी क्या है कि वो आंग्ल भारतीय समुदाय से हों।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये तभी मनोनीत किए जाएंगे जब लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यानी लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पे ही 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर ये जो 543 सीटें निर्वाचित सदस्य 543 सीटों पे जो जाते हैं, अगर इस 543 सीटों में से 2 आंग्ल भारतीय अगर निर्वाचित हो के लोकसभा में पहुंच जाएं, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चूंकि उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, चाहे वो निर्वाचन के माध्यम से, चाहे वो मनोनयन के माध्यम से। तो यहाँ पे कब मनोनीत करेगा? जब प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा आंग्ल भारतीयों का। ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर देता है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। और आपको हमने भारत का राष्ट्रपति पढ़ाते समय ये बताया था कि अनुच्छेद 83 में ये बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि से जुड़े हैं, अर्थशास्त्र आदि से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो 12 सदस्यों का मनोनयन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लोकसभा की। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 332 है। अनुच्छेद 332 में बताया गया है कि राज्यों की जो विधानसभा है, देखिए राज्यों में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। और केंद्र में क्या होता है? संसद होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो जैसे केंद्र में लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है, उसी तरह से राज्यों का जो विधानमंडल होता है उसमें भी आरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 332 में बताया गया है कि जो राज्यों की विधानसभा होगी, इस विधानसभा में भी एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया जाएगा। एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा, सीटों को आरक्षित किया जाएगा एससी और एसटी के लिए विधानसभाओं में भी। तो अगर प्रश्न ये पूछे कि राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण की बात की गई है। ठीक, और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में देखेंगे, इसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा में, यहाँ भी विधानसभा की ही बात हो रही है, यहाँ भी विधानसभा की। तो 333 में बताया गया है कि राज्यों की जो विधानसभाएं होंगी उसमें राज्य का राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा। तो यहाँ भी कंडीशन वही होगी कि जब प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा तो राज्यों का राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेगा, अगर प्रतिनिधित्व होगा तो नहीं मनोनीत करेगा। ठीक, तो ये राज्य की विधानसभा की बात की गई है। ठीक, विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत होता है। इसको ध्यान रखेंगे कि 1 आंग्ल भारतीय विधानसभा में मनोनीत होता है, प्रत्येक राज्य के जहाँ पे विधानसभा है, हर विधानसभा में। और लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं? 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी कभी कोर्ट मिलाने को देता है, आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या करके दे सकता है। एक तरफ आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या दे दे और एक तरफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ऐसे करके दे सकता है। ठीक, देखिए ये आंग्ल भारतीय बार बार आ रहा है, आंग्ल भारतीय, इसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय भी आंग्ल भारतीय के बारे में बताया था। देखिए आंग्ल भारतीय उनको कहा जाएगा जो या तो ब्रिटेन की नागरिकता त्याग के भारत की नागरिकता स्वीकार कर लिए हैं, वो सब क्या कहे जाएंगे? आंग्ल भारतीय। लेकिन आपको पता है कि भारत में काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता कायम रहती है और इस दौरान कई ब्रिटिश ऐसे पुरुष होते हैं जो भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते हैं, या कुछ जो भारत के पुरुष हैं वो ब्रिटिश महिलाओं से अगर शादी कर लें, यानी एक ब्रिटिश और एक भारतीय नागरिक अगर शादी करते हैं और उनसे जो बच्चे होंगे उन
सभी बच्चों को आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। वो सभी बच्चे क्या होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे। और अगर कोई ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन की नागरिकता त्याग के भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी वो क्या कहा जाएगा, आंग्ल भारतीय। देखिए ये जो बच्चे होते हैं इनके ब्रिटिश और भारतीय नागरिकों के जो मिश्रित बच्चे होते हैं, इनकी जितनी भी जनरेशन्स आएंगी, जितनी भी पीढ़ियां होंगी, वो सभी आंग्ल भारतीय ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक पुरुष ब्रिटेन का है और एक महिला शादी की तो सिर्फ उसी का बच्चा आंग्ल भारतीय होगा, उसका जो नाती होगा वो भी आंग्ल भारतीय होगा, उसका पोता जो होगा वो भी आंग्ल भारतीय, यानी जितनी भी श्रृंखला चलेगी वो सब आंग्ल भारतीय कहे जाएंगे। ठीक। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि SC ST व आंग्ल भारतीयों को दिया गया आरक्षण 10 वर्षों तक निरंतर बना रहेगा। जब भारत का संविधान लागू किया गया था, पूरी तरह से जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से 10 वर्षों तक ये कहा गया था अनुच्छेद 334 में कि ये 10 वर्षों तक SC और ST व आंग्ल भारतीयों को जो ये आरक्षण की बात इन अनुच्छेदों में की गई है, ये आरक्षण 10 वर्षों तक कम से कम लागू रहेगा। लेकिन अगर संसद चाहे तो ये 10 वर्ष का जो अवधि दिया गया था, इस अवधि को बढ़ा भी सकता है। तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा या पूछ लेता है कि SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण की समयावधि को बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो क्या बताएंगे, संसद को। तो संसद जो है ये SC ST और जो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण का प्राविधान किया गया है, आरक्षण दिया गया है, 10 वर्षों तक बात की गई थी, लेकिन संसद जो है वो टाइमिंग को बढ़ा सकता है और ऐसा ही हुआ भी है। ठीक है। तो अभी तक ये जो आरक्षण SC ST और आंग्ल भारतीयों को दिया जा रहा है वो अभी भी दिया जा रहा है, ये 10 वर्षों से बढ़ाया गया है। और ये शक्ति किसको दी गई है बढ़ाने का, टाइम बढ़ाने का, ये संसद को दी गई है। प्रश्न जो पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है कि किसको अधिकार है आरक्षण का, ये जो टाइमिंग है इसको बढ़ाने का। ठीक। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 335। इस अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सरकारी सेवाएं हैं, उस सरकारी सेवाओं में आरक्षण इस शर्त पर दिया जाएगा जिससे सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता कमजोर नहीं हो। इसको ध्यान देखें कि जो क्वालिटी होनी चाहिए, यानी जो ऑफिसर्स होंगे, जो अधिकारी या कर्मचारी, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की, जो अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे वो आरक्षण के बेस पे अगर जाते हैं तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी नहीं होनी चाहिए जिससे उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचे, यानी लोग योग्य ना हो। तो आरक्षण तो दिया जाएगा लेकिन उतना ही आरक्षण दिया जाएगा जिससे क्वालिटी खराब ना हो, गुणवत्ता खराब ना हो। इसीलिए देखेंगे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पास मार्क निर्धारित कर दिया जाता है कि मिनिमम इतना अंक पाना जरूरी होगा तभी आप पास माने जाएंगे, यानी वो एलिजिबिलिटी होती है कि इतने आप योग्य होंगे तभी उस सर्विस के लिए आप योग्य हैं, वो सर्विस कर सकते हैं। तो चाहे वो आरक्षण पाने वाला व्यक्ति हो चाहे आरक्षण न पाने वाला व्यक्ति हो, उस क्राइटेरिया को वो पार करेगा तभी वो सर्विस पा सकता है। इसीलिए अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 335 में इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया तो कि आरक्षण तो दिया जाएगा लेकिन आरक्षण जो दिया जाएगा उस आरक्षण से जो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की है, उसके गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गुणवत्ता कमज़ोर नहीं होनी चाहिए आरक्षण की वजह से। इसीलिए क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है एग्जामों में। ठीक। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 336। अनुच्छेद 336 में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों की उच्च सेवाओं में, यानी जो अधिकारी रैंक्स के हैं उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। यानी जो चाहे केंद्र सरकार की भर्ती हो चाहे राज्य सरकार की हो, तो उसमें जो आंग्ल भारतीय होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे, उनके लिए आरक्षण की बात की गई है, उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है अनुच्छेद 336 में। इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की उच्च सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है कि विशेष उपबंध उनके लिए किया जा सकता है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है अनुच्छेद 336 के तहत।
तो देखिए, अगर ये पूछे कि आंग्ल भारतीयों को सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 336 के तहत आंग्ल भारतीयों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो आरक्षण आंग्ल भारतीयों को दिया जाता है सरकारी सेवाओं में, वो अनुच्छेद 336 के तहत दिया जाता है। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 337। अनुच्छेद 337 में कहा गया है कि यदि कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति है और वो कोई स्कूल, कॉलेज की स्थापना करना चाहे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहे यानी कोई शिक्षण संस्थान अगर वो खोलना चाहता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों उसको अनुदान दे सकती हैं। ठीक, तो अनुदान दे सकती हैं यानी इनको पैसा दे सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। ठीक, और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि एससी के कल्याण के लिए राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करेगा। देखिए, आप अगर भारत का मूल संविधान पढ़ेंगे तो उसमें ये जो अनुच्छेद 338 है, इसमें एससी एसटी दोनों की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि एससी और एसटी के कल्याण के लिए राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करेगा। यानी एससी एसटी आयोग की स्थापना की बात मूल संविधान में की गई थी। लेकिन आप देखेंगे 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया जाता है। 89th जो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में और जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा एसटी के कल्याण के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करेगा। जब अगले अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 338 ए में ये प्राविधान कर दिया गया सन 2003 में 89वां संविधान संशोधन करके, तो इसमें क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 338 जो था इसको क्या मान लिया गया कि इसमें एससी के लिए बात की गई। शुरू में बात क्या की गई थी, एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए इसी अनुच्छेद 338 में ही बात की गई है कि भारत का राष्ट्रपति एससी एसटी आयोग का गठन करेगा। लेकिन जब 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया तो उसमें एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 338 ए जोड़ दिया गया, जिसमें एसटी के लिए अलग आयोग के गठन की बात कर दी गई। तो वर्तमान समय में अगर प्रश्न ये पूछता है कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 338 में कहा गया है। यानी अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए एक विशेष आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 338 ए के तहत एसटी आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो ये संविधान संशोधन याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 89 संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक एसटी आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करेगा। ठीक, और अगला देखेंगे, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 339। ठीक, अनुच्छेद 339 में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कल्याण के लिए गठन करने की बात की गई है। यहाँ पे अनुच्छेद 338 में एससी के कल्याण के लिए आयोग के गठन की बात की गई है। लेकिन जो अनुच्छेद 339 है इसमें क्या कहा गया है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए। यहाँ कल्याण करने की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कल्याण के उद्देश्य से गठित किया जाएगा आयोग, यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट देगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रशासन से संबंधित, क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित और
अनुसूचित जातियों के कल्याण के मुद्दे पे रिपोर्ट देने के लिए गठन करेगा भारत का राष्ट्रपति, एक आयोग का गठन करेगा, जिसके अंतर्गत देखेंगे जो आयोग का गठन किया गया था और इसी अनुच्छेद में ये कहा गया था कि ये जो आयोग के गठन की बात की गई है ये किसी भी समय गठित किया जा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कब गठित करेगा, 2-2 साल पे, 3-3 साल पे, 5-5 साल पे, ऐसा कुछ प्राविधान नहीं किया गया है। यानी कभी भी भारत का राष्ट्रपति इस अनुच्छेद 339 के तहत रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन कर सकता है। लेकिन एक शर्त रखा गया था कि भारतीय संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर ही पहले आयोग का गठन हो जाना जरूरी है। कितने साल के भीतर? 10 साल के भीतर, यानी 10 साल के अंदर गठित होना क्या है, जरूरी है। आयोग का गठन होना जरूरी है और किसी भी समय उसके बाद गठन कर सकते हैं। लेकिन जब भारत का संविधान लागू किया गया उसके 10 साल के भीतर ही इस आयोग का गठन करना जरूरी था, जिसके अंतर्गत देखेंगे 1960 में भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे 1960 में, यानी 10वें साल, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1960 में पहली बार एक आयोग का गठन किया गया यूएन धेबर के अध्यक्षता में। यूएन धेबर के अध्यक्षता में पहले आयोग का गठन किया गया और उसके बाद फिर सन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। किस उद्देश्य से? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे पर रिपोर्ट देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा कब 1960 में और 2002 में आयोग का गठन किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। आइए अगला अनुच्छेद देखें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि ओबीसी की स्थिति की जांच करने के लिए भारत का राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन यानी ओबीसी के लिए एक आयोग का गठन करेगा, जिससे ओबीसी की स्थिति की जांच की जा सके, उनके पिछड़ेपन की जांच की जा सके, उनका शैक्षणिक स्तर जाना जा सके और उनका आर्थिक क्या स्तर है, यानी सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो इसी अनुच्छेद 340 के तहत देखेंगे पहली बार 1951 में एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। तो प्रश्न यही पूछा भी जाता है कि पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो क्या बताएंगे? 1951 में। तो पहली बार पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1951 में किया जाता है और ये काका कालेकर की अध्यक्षता में, यानी काका कालेकर की अध्यक्षता में 1951 में पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। और आगे चल के देखेंगे 1979 में, 1979 में पुनः एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, जिसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये मंडल आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1979 में, 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था, यानी दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था उसको क्या कहा गया? मंडल आयोग कहा गया। मंडल आयोग का गठन 1979 में, 1979 में गठन किया गया था मंडल आयोग का, जिसके अध्यक्ष हुए बीपी मंडल। ये जो बीपी मंडल थे इन्हीं के नाम पे मंडल आयोग पड़ा, चूंकि दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था, इसीलिए बीपी मंडल के नाम पे क्या पड़ा? मंडल आयोग के नाम से जाना गया। और ये जो मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश की थी, इस रिपोर्ट में, मंडल आयोग की रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, यानी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात मंडल आयोग में पहली बार की गई कि 27% ओबीसी को आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाए। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में ओबीसी को 27% दिया जाने वाला आरक्षण वो किस रिपोर्ट के आधार पे दिया जाता है, किस आयोग के रिपोर्ट के आधार पे दिया जाता है? तो क्या बताएंगे? मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पे दिया जाता है। चूँकि
ये जो मंडल आयोग ने रिपोर्ट 1979 में दिया था, इस रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने स्वीकार कर लिया था। यानी 1990 से सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। उसके पहले 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया जा रहा था सरकारी नौकरियों में। चूँकि वीपी सिंह ने 1990 में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 27% सरकारी नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण देने का प्राविधान लागू कर दिया। ठीक, तो ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाता है वो किस रिपोर्ट के आधार पे? मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पे दिया जाता है। और ये मंडल आयोग की रिपोर्ट 1990 में वीपी सिंह की सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1979 में दी थी। 1979 में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक, और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 341। आप अनुच्छेद 341 पढ़ेंगे तो उस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं लिखा गया, सिर्फ इतना लिखा गया है अनुसूचित जाति यानी एससी सिर्फ लिखा गया है अनुच्छेद 341 में। लेकिन आगे चल के देखेंगे कि संसद ने राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया कि भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित राज्यों और जो सामान्य राज्य हैं उनके राज्यपालों से कंसल्ट करके, उनके राज्यपालों से संपर्क करके एक ऐसा सूची तैयार करने का अधिकार दिया जिसमें एससी को रखा जा सके, यानी अनुसूचित जाति को उस सूची में रखा जा सके। ये देखेंगे इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 341 में। शुरू में मूल संविधान में कोई प्राविधान नहीं, लेकिन संसद ने कानून बना के राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों से परामर्श करके, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे किससे परामर्श करना है? उस राज्य के राज्यपाल से जिस राज्य में अनुसूचित जाति की बात होगी। यानी प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो भारत के राष्ट्रपति को ये सुझाव देंगे, ये सलाह देंगे कि हमारे राज्य में कौन कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएंगे, और भारत का राष्ट्रपति उस सूची को तैयार करवाएगा। ठीक, लेकिन किसके परामर्श पे? राज्यपालों के परामर्श पे। यही ध्यान रखेंगे कि राज्यपालों के परामर्श पे भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों की एक सूची तैयार करवाएगा, जिसके अंतर्गत एससी कैटेगरी के लोगों को रखा जाएगा, एससी कैटेगरी के लोगों के लिए होगा। यानी आप शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 341 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पे अनुसूचित जातियों के लिए एक सूची तैयार करता है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए एक सूची तैयार करता है। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 342। इसमें भी सेम इसी तरह का प्राविधान है। अनुच्छेद 342 भी पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं लिखा गया था मूल संविधान में। इसमें अनुसूचित जनजाति सिर्फ लिखा गया था। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 342 में सिर्फ अनुसूचित जनजाति लिखा है, यानी एसटी लिखा हुआ है। और उसी समय ये भी प्राविधान किया जाता है, जब अनुच्छेद 341 के लिए प्राविधान किया गया उसी समय ये प्राविधान अनुच्छेद 342 के लिए भी किया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से एक सूची तैयार करेगा, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए एक सूची तैयार करेगा, जिसमें एससी कैटेगरी के लोग शामिल होंगे। एससी कैटेगरी की सूची भारत का राष्ट्रपति तैयार करवाएगा भारत के राज्यों के राज्यपाल के परामर्श पे अनुच्छेद 342 और 41 के तहत। तो आपका अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक यानी भाग 16 कंप्लीट हो जाता है। आपको भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत इतनी चीज़ें मुख्य रूप से पढ़नी थी जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।